बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अलीमा खान साहबा ने तनहे तनहा ये फैसला कर लिया है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब दबाव बढ़ाएंगी और सड़कों को गर्म करेंगी। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मौजूदा क़यादत बैरिस्टर गौहर या सुहेल आफरीदी अलीमा खान साहिबा के साथ खड़े होंगे? कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। अलीमा खान साहिबा ने यह फैसला क्यों किया है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पिंडी में यह ख्वाहिश अब शिद्दत इख्तियार कर गई है कि एक कौमी हुकूमत आए और इस मुंतखब सेटअप को चलता किया जाए। बहरहाल मसला यह है कि आलमी हालात इस वक्त साजगार नहीं है और लोकली भी पाकिस्तान के अंदर भी सपोर्ट नहीं मिल रही। बलोचिस्तान या आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। ऊपर से इस मुंतखब सेटअप ने ये बता दिया है कि हमें आप फॉर्म 47 पर लाए ज़रूर हैं लेकिन निकाल नहीं सकेंगे। क्या साजिश रची जा रही है, कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, इस हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि मौलाना फजल रहमान अचानक से मुतहरिक होते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खुलकर वो तनकीद शुरू कर देते हैं। मौलाना फजल रहमान को अचानक क्या हुआ है कि इतने सालों के बाद वो जलसा करते हैं और फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट पर जो उंगलियां हैं ना वो उठाते हैं या अपनी बंदूक का जो रुख है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ करते हैं। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। और फिर मशरिक़ वुस्ता में हालात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। माफ़ कीजिएगा। तो आगाज़ आज की व्लॉग का करते हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के हवाले से। तो मामला इस वक्त ये है कि ईरान और अमेरिका दोनों की जानिब से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने अब सिर्फ कुवैत या बहरीन नहीं बल्कि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि कतर में भी मौजूद अमरीकी बेसिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप क्या कर रहा है, वो तो बल्कि सैकड़ों जो हमले हैं ना वो ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर कर चुका है। यहाँ तक भी ट्रंप कहता है, बल्कि खुद उसने ट्वीट करके ये बात बताई कि कोई MOU नहीं है, अब जो बातचीत है वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरी तरफ ईरान जो है उसकी लीडरशिप भी ये कन्फर्म कर चुकी है कि अब जो हमारा MOU था वो ख़त्म हो चुका है, अब जो जंग है ना वो होगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया गया है, इतलात सामने आ रही हैं और अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ऊपर कब्जा करे। तो हालात निहायत ही कशीदा हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, यूरोपियन ममालिक और कुछ दीगर ममालिक अमेरिका और ईरान दोनों पर यह जोर डाल रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और दोनों जानिब से जो हमले हैं ना वो बंद किए जाएं और दोनों जानिब जो मजम्मत है ना वो भी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका जो रोल है उस पर सवालिया निशान है, क्योंकि अभी तक जो डिटेल्स सामने आई है इसके मुताबिक मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं ना इन्हीं की जो मजम्मत है ना वो कर रहा है। हालांकि सिर्फ एक तरफ से चीज़ें नहीं हो रही, अमेरिका भी हमले कर रहा है और अमेरिका के हमले ज़्यादा ज़ोरदार और ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन उन पर कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ मजम्मत की जा रही है ईरानी हमलों की। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है और एक ऐसे वक्त में जब यूरोप और कुछ दीगर जो ममालिक हैं वो दोनों मुल्कों को, अमेरिका और ईरान दोनों को मुज़ाकरात का कह रही है, दबाव डाल रही है कि मुज़ाकरात करें, सफारती सतह के ऊपर चीज़ों को हल किया जाए और दोनों तरफ से जो हमले हैं ना उनकी जो मजम्मत है ना वो कर रही है। फिर इसी तरह से जी अमेरिका के अंदर से अमरीकी जनरल्स के ऊपर खासी जो तनकीद है वो होना शुरू हो गई है। अमरीकी अवाम ट्रंप के ऊपर तनकीद कर रही है, वो इस जंग के ख़िलाफ़ है, खूब तनकीद हो रही है। इवन के नेतन्याहू पर एक रिसेंट सर्वे आया है कि इसराइल के अंदर 64% लोग ऐसे थे जिसने नेतन्याहू पर अदम एतमाद किया कि इसे ये जो हमले कर रहा है इसे ये नहीं करने चाहिए। बहरहाल अब अमेरिका में भी इस जंग की जो शिद्दत है वो ज़ोर से महसूस की जा रही है। ख़ास तौर पर अमेरिकी मीडिया अब बाकायदा तौर पर जो जनरल्स हैं, मिलिट्री जनरल्स हैं उनके, अमेरिका के, उनको हरफ़े तनकीद बना रहा है। और तनकीद कैसे कर रहा है? जो फ़ौजी मशरिक़ वुस्ता में आए, यहाँ पर उन्होंने फ़ाइट की, जंग लड़ी और कुछ तो ज़ाहिर सी बात है जंग के दौरान ही हलाक हो गए या मारे गए, उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वापस गईं और कुछ ऐसे थे जो कि ज़ख्मी हालत में वापस गए। अब अमरीकी मीडिया क्या कर रहा है, क्या चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है? एक तो उन लोगों के इंटरव्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा जिनकी डेड बॉडीज़ गई उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनकी फैमिलीज़ के जो इंटरव्यूज़ है ना वो कर रहा है। और ये इंकशाफ अमरीकी मीडिया की जानिब से अपने ही जनरल्स के हवाले से किया जा रहा है कि इस जंग के हवाले से वार्निंग्स मौजूद थी, लेकिन उन वार्निंग्स
पर कान नहीं धरेंगे, जिसकी वजह से ये जो जानी नुकसान हुआ है या ये जो फौजी जख्मी हुए हैं, इसकी जो सारी जिम्मेदारी है वो उन जनरल्स के ऊपर है जिन्होंने वार्निंग्स के बावजूद जंग का जो हुक्म था वो दिया और वो पीछे नहीं हटे। तो सारा जो मलबा है ना वो जनरल्स पर डाला जा रहा है और दूसरी तरफ ट्रंप पर भी खूब जो तनकीद है ना वो हो रही है। तो एक मरतबा फिर से अमेरिका के अंदर से ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस मरतबा ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका पीछे होगा। जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए और ईरान का जो उसने जहाज़ों को निशाना बनाया था अपनाए हरमुज से जो गुजर रही थी, उस चीज़ को बहाना बनाकर जिस ज़ोरदार तरीके से हमले किए, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था कि अमेरिका रेडी बैठा हुआ था कि भाई कुछ हल्की फुल्की चीज़ हमें मिल जाए, कोई बहाना हमें मिल जाए और हम ईरान के ऊपर जो हमला है ना वो कर दें। इसको मैं एक और चीज़ से भी जोड़ूंगा। नायब सदर अमेरिका के जेडी वैंस, उन्होंने इस हमले से कुछ हफ्ते पहले ही एक स्टेटमेंट दी थी और ये कहा था कि ये एमओयू सिर्फ आर्जी तौर पर किया गया है और इस एमओयू का मकसद यह है कि हम अपने जो रिजर्व्स हैं वो जल्दी से भर ले, यूरोप अपने जो रिजर्व्स को जल्दी से भर ले, ताकि जो हमारी मायशत जो है वो ख़राब होती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था, वो दबाव हमारे ऊपर से कम हो और हम दोबारा से ईरान पर जो हमले हैं ना वो करें। और फिर उसके बाद ट्रंप की जानिब से ये जो इक़दाम है ना वो किए गए हैं। आगे चलते हुए जी अलीमा खान साहबा के हवाले से भी आपके साथ खबर शेयर करता चलूँ। खबर यूँ है कि अलीमा खान साहबा ने ये फैसला कर लिया है कि वो तने तनहा ही अपने भाई की रिहाई के लिए सड़कों को गर्म करने जा रही हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप जो बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ है, बैरिस्टर गोहर हों या दीगर हों, या दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी जिनको नॉमिनेट ही अलीमा खान साहबा ने किया था कि ये वज़ीर आला KP जो है वो होना चाहिए और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने उन्हें वज़ीर आला जो नामज़द है वो किया, क्या ये दोनों अलीमा खान साहबा का जो साथ हैं वो देंगे? अभी तक जो सूरत हाल है वो तो ये है कि अलीमा खान साहबा तनहा ही आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी हों या बैरिस्टर गोहर हों, इन दोनों में से कोई अलीमा खान साहबा के साथ खड़ा नहीं हो रहा और दोनों तरफ से इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोशी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब जाहिर सी बात है इसमें एक ये भी सवाल है कि क्या अलीमा खान साहिबा जो हैं वो तनहा लीड कर पाएंगी चीज़ों को या पब्लिक उनके साथ निकलेगी? और दूसरी तरफ ये कि क्या सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गोहर दबाव को बर्दाश्त कर पाएंगे कि अलीमा खान साहिबा अगर रिहाई की तहरीक चला रही हैं तो वो खामोश क्यों हैं, और दूसरी तरफ अगर वो खामोश रहते हैं तो उन पर फिर मज़ीद दबाव ये भी बढ़ेगा कि अगर आप बातचीत या मुफाहमत की बात कर रहे हैं तो अभी तक जो मुफाहमत है वो कहाँ तक पहुँची? क्या इमरान खान साहब की डील या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आप कोई जो पेशरफ्त हैं वो कर पाए हैं, या आप कोई डील करवा पाए हैं, या आप कोई मुफाहमत करवा पाए हैं? और अगर आप नहीं करवा पाए तो क्यों अलीमा खान साहबा के साथ आप खड़े नहीं हो रहे? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त ये सिचुएशन बन गई है। फिर ऊपर से नाज़रीन अगर सुहेल आफरीदी या बैरिस्टर गोहर दोनों ये वेट करते रहे जी कि हम वेट करते हैं, चुप करके बैठते हैं, तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी, तो ये भी बताता चलूँ कि तब्दीली खुद ब खुद नहीं आएगी। तब्दीली के लिए हलचल करनी पड़ेगी, आपको पुरअमन तरीके से निकलना पड़ेगा। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये भी है कि आपने ये देखना है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका नज़रिया और असूल क्या है। इमरान खान साहब अगर आपकी सिचुएशन पर होते इस वक्त बाहर तो क्या वो खामोश बैठते, क्या वो मुफाहमत करते? अगर उन्होंने मुफाहमत डील करनी होती तो वो अभी तक जेल के अंदर ही सख्तियाँ क्यों बर्दाश्त करते? वो मुफाहमत करके और बाहर आ जाते। इमरान खान साहब सख्तियाँ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, कुर्बानी इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने अपने असूल और नज़रिए पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कोई डील या कोई मुफाहमत नहीं करनी। अगर इमरान खान साहब का ये नज़रिया है तो फिर सुहेल आफरीदी या बैरिस्टर गोहर जो है वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा जो हैं वो बिल्कुल निकल चुकी हैं, सड़कों को गर्म करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि उनके साथ आया कितनी बड़ी तादाद में जो पब्लिक है वो निकल सकती है। सलमान अकबर राजा ये कह चुके हैं जी कि कॉल देने को तो मैं कल कॉल दे सकता हूं, लेकिन मेरी कॉल देने के बाद क्या लाखों लोग निकल आएंगे बाहर और क्या मेरे साथ अडयाला जेल जाएंगे? वो नहीं जाते तो फिर मैं अकेला वहां पर जाकर क्या करूं? तो इसका भी आपको जवाब देता चलूं कि जो तहरीकें होती हैं वो ऐसे नहीं चलती, उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, मोमेंटम बनाना पड़ता है, स्ट्रीट मूवमेंट करनी पड़ती है। इमरान खान साहब को आप नहीं देखते थे, इमरान खान साहब जलसे करते थे, मोमेंटम बनाते थे, रोज़ाना तकरीरें करते थे और फिर उसके बाद जो लोग हैं वो निकलते थे इमरान खान साहब के साथ। इसीलिए खान साहब के साथ आज पब्लिक भी खड़ी हुई है। तो आप अगर ये कहें कि हम घर बैठे रहे और पब्लिक खुद ब खुद निकल आए तो इस तरह से तो नहीं होगा। बहरहाल अलीमा खान साहबा की जानिब से एटलीस्ट ये एफर्ट तो की जा रही है। बहरहाल अलीमा खान साहबा के लिए यहाँ पर खबर ये है
कि उनकी मुमकिना तौर पर आइंदा महीने गिरफ्तारी हो सकती है, उनके ऊपर भी केसेस हैं, उन केसेस का फैसला भी आइंदा महीने होने जा रहा है। और बहुत सारे जो खुद साख्ता तर्जुमान हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो इस किस्म की जो खबरें हैं वो भी दे रहे हैं, इस किस्म की गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि अलीमा खान साहब की गिरफ्तारी हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो तहरीक है वो कौन चलाएगा। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और अलीमा खान साहबा ने ये जो स्टैंड ले लिया है, इस हवाले से ये अब तक की अपडेट्स थी। आगे चलते हुए आपको ये भी खबर देता चलूँ जी कि इस वक्त अलीमा खान साहबा का जो फैसला है इसे इंडोर्स करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस रजीम के ऊपर या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी ऑलरेडी दबाव पड़ चुका है, एक आलमी सतह पर भी और एक अंदरूनी तौर पर भी दबाव बढ़ चुका है। अगर ये पुरअमन एहतजाज करते हैं, मार्च करते हैं, तो मजीद जो दबाव है ना वो भी पड़ेगा। बहरहाल दबाव क्या पड़ा है, एक तो ये जी कि आलमी सूरत हाल इस वक्त जहाँ पर जा रही है, ईरान और अमेरिका जंग दोबारा छिड़ चुकी है। जो सालसी थी उसके नतीजे में एक MOU तो हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जो सालसी है वो कहाँ पर गई, सालसी का आरामद नहीं हुई। और फिर आगे चलते हुए आपको बताऊं कि जो शरीफ ख़ानदान है उस हवाले से भी कल आपको एक खबर दे चुका हूँ। शायद मितला साहब ने जो दावा किया था कि सऊदीया के साथ मिलकर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये साजिश करे कि उनके ताल्लुकात बिगाड़े जाएँ, ताकि ये जो ख्वाहिश पाई जा रही है, जिसका इशारा पिंडी की जानिब किया जा रहा है जी कि कोई कौमी हुकूमत आए और इस सिस्टम को भी चलता किया जाए, तो इस ख्वाहिश को लगाम डाली जा सके। और वो बेशक हमें फार्म 47 पर लेकर आए हैं, लेकिन हम भी फिर पुराने पापी हैं, हमें भी पता है कैसे जो नत है वो डालनी है। तो इस किस्म की जो खबर है वो दी गई है शायद मितला की जानिब से, इस किस्म का दावा उनकी जानिब से किया गया है। और सऊदीया को अगर खिलाफ करते हैं तो एक नट डाली जाएगी कि ये जो सिस्टम है वो चलने दिया जाए। बहरहाल इनके ऊपर जो ख्वाहिश है वो शदीद है कि कौमी हुकूमत आए, लेकिन जो मसाइल है ना वो भी आड़े आ चुके हैं। फिर उसके बाद जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, इवन कि आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है ना वो भी आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो सिनेरियो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेस्ट उनके लिए सूट करता है कि अगर वो रिहाई की तहरीक चलाते हैं, पुरअमन तौर पर लाखों लोग निकलते हैं, तो मज़ीद दबाव मुक़तदरा के ऊपर बढ़ेगा। ऑलरेडी बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, कश्मीर में जो सूरत हाल है, चीज़ें कंट्रोल उस तरह से नहीं हो पा रही, हम देख रहे हैं। जो हुकूमत है वो अपनी खांचे चला रही है, आलमी सतह के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब नया हरमूज़ वाला जो मामला है, अगर ऑयल की जो तरसील है वो फिर से रुक जाती है, जो मईशत है वो आगे डूबी हुई है, तो अगर ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल डीजल की कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं तो फिर उसको किस तरह से संभाला जाएगा। तो हाथ से जो चीज़ें हैं ना वो निकलती जा रही हैं। तो अलीमा खान साहबा ने तो एक स्टेप ले लिया है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर यही लगता है कि वो शायद ये चाहते हैं कि जो तब्दीली है ना वो खुद ब खुद ही आ जाए और हमें कुछ भी ना करना पड़े। आखिर में आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अचानक से मुतहरिक हो गए हैं और मौलाना फजल रहमान एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद है ना वो उन्होंने शुरू कर दी है। अब उन्होंने क्या तनकीद की है, उन्होंने एक जलसे से जो खिताब है वो किया और इस खिताब में वो ये कहते हैं कि हमें ये कहा जा रहा है जी कि आप बाहर निकले और आप जो फ़ाइट है ना वो करें। अब उसको इसी अंदाज में लिया जा रहा है कि KP में गालबन जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के ऊपर कहा जा रहा है जी कि आप ज़रा बाहर निकलें, उनसे बातचीत करें या आप जो है वो मामले को जो है वो मतलब है कि फ़ाइट करें। तो मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैं क्यों बाहर निकलूँ, मतलब है कि आप जो माहाना तनख्वाहें लेते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है और आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं उसकी आप तनख्वाह लेते हैं, तो इसलिए असल में हमारे खून पसीने की मेहनत की जो तनख्वाह है उससे जो टैक्स लिया जाता है उसके जो पैसे हैं वो आपको मिलते हैं और फिर उसके बाद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करो, हमें कहें कि आप बाहर निकलें। अब ये काफ़ी सख्त अल्फाज थे मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जो कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहे हैं। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि मौलाना फजल रहमान भी अचानक से मुतहरिक हो गए हैं। तो मैं इस हवाले से ये समझा हूँ कि मुक़तदरा या एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के जो हैं उनके हाथ से वाकई जो सूरत हाल है वो निकलती जा रही है। नहीं तो मौलाना फजल रहमान ने ये स्टेटमेंट क्यों दी, जाहिर सी बात है उनको किसी ने कुछ कहा होगा तो फिर उसके बाद उनकी तरफ से ये जो स्टेटमेंट ये आती है जी कि हम क्यों बाहर निकलें, हम थोड़ी ना तनख्वाहें लेते हैं, हम तो मतलब है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आपकी है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप दूसरी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, कहते हैं कि आप निकले, तो इसका मतलब फिर ये है कि आपके हाथ से जो चीज़ें हैं ना वो निकल रही हैं। तो एक तरफ डॉट कनेक्टिंग अगर की जाए तो एक तरफ ये समझ लगता है कि खुद वो इतराफ़ कर रहे हैं और अंदर से इदराक हो भी चुका है जी कि हमारे हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं, इसलिए मौलाना फजल रहमान को जो है वो कहा जा रहा है कि आप निकलें। फिर दूसरी तरफ बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ पर चीज़ें काबू में नहीं आ रही। आज़ाद कश्मीर में कितने दिनों से एहतजाज चल रहा है, अब तो वो लॉन्ग मार्च भी लाने जा रहे हैं।
27 जुलाई को वहाँ पर इंतखाबात हैं, तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पर जो इंतखाबात हैं वो हो पाएंगे। शायद इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। PTI ने बाइकआउट किया हुआ है। नून लीग पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को तो हल्कों में आने नहीं देते। जहाँ तक इस्तेकाम की पार्टी की बात है, वो ये कह चुके हैं जी कि हम हुकूमत बनाएंगे, किसी की हमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि वहाँ पर फॉर्म 47 बनाना चाहते हैं। तो फॉर्म 47 वहाँ पर अगर बनते हैं तो आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है, जो कि ऑलरेडी तपी बैठी हो, सड़कों पर मौजूद है, वो ये बनने देगी फॉर्म 47। वो तो 12 नशिस्तें भी कम करने का कह रही है। फिर इसके साथ ही आलमी जो सूरत हाल है वो भी इस वक्त सूट नहीं कर रही है। जो एक सालसी वाला मामला था, वो मामला अब इस तरह से हाथ से निकल गया है कि सालसी के नतीजे में ठीक है MOU तो हुआ, लेकिन अब वो MOU कहाँ है। अब मतलब है उस सालसी का इस हद तक ही फ़ायदा हुआ कि वो MOU हो गया तो एक थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था मशरिक़ वस्ता को, और माशत जो है वो वापसी की तरफ आ रही थी। लेकिन अब वो चीज़ भी बिगड़ चुकी है, और अभी तक जो दोनों तरफ से ऐलानात हो गए हैं, तो लग नहीं रहा कि अभी कोई जो सालसी है वो काम आएगी। फिर ऊपर से कतर भी तो सालिस था, लेकिन कतर ईरानी सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज कर रहा है। ऊपर से अब तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी जो बेसिस हैं उन पर भी हमला कर दिया है। तो फिर जो कतर सालिस था बीच में, वो भी आप यूँ समझिए कि वो भी फिर पीछे हो गया है। तो हालात इस वक्त कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी एक ये है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई करवा सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि सुहेल अफरीदी या बैरिस्टर गौहर जो हैं वो शायद बाहर निकलने के मूड में नहीं है। लेकिन अलीमा खान साहबा निकल चुकी हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ उनकी भी जो गिरफ्तारी है मुमकिन तौर पर वो हो सकती है कि उनके खिलाफ जो केस का फैसला है वो शायद आ जाए। ये अब तक कुछ आम तीन तफसीलात थी। इस हवाले से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।